एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, बैंक, पीओ, कैट, क्लैट, मैट, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगी साथियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये सेशन जो आप लोगों को जी पढ़ाया जा रहा है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, इसका जी ये लगातार इसी क्रम में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं ये सब अब तक जी एपिएट क्वेश्चन को टारगेट किया जा रहा है, जो प्रश्न अब तक आ चुके हैं, जिस प्रकृति के जिस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं उन प्रश्नों को जी टारगेट किया जा रहा है। तो बिना देरदार किए हुए हम लोग फटाफट अपने आज का सेशन जी कवर करते हैं, पूरा करते हैं। देखिए इडियम्स इन फ्रेजेस के इसमें जी पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप लोग जान ही चुके हैं। बताइए, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइट साई ऑफ का क्या मतलब हुआ। देखिए जी फाइट साई ऑफ, अब आप ज़्यादा उसमें समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। ओके, अब देखिए टू इनवाइट, टू अवॉइड, टू चैलेंज, टू परफॉर्म, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ जी, टू अवॉइड, बचना, किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ से टालना, ये सोचना कि कोई काम हमें ना करना पड़े, ठीक है ना, यही तो होता है अवॉइड। ओके, तो इसी का मतलब क्या हो गया जी, टू सो रिलक्टेंस। टू शो रिलेक्टेंस का मतलब हो गया अनिच्छा दिखाना जी, है ना, अपनी अरुचि दिखाना, अनिच्छा दिखाना कि कोई काम आपको ना करना पड़े। तो यही हो गया जी फाइट शाई ऑफ, टू अवॉइड। ओके, बचना, किसी स्थिति से, किसी बात से बचना। आगे दूसरा प्रश्न आप लोग देखिए जी, देखिए कह रहे हैं होल्ड योर हॉर्सेस, यानी अपने घोड़े को रोकिए। अपने घोड़े को रोकिए का मतलब क्या हुआ कि आपका घोड़ा दौड़ रहा है, अपने घोड़े को रोकिए, मतलब किसी चीज को थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए, उसको विराम दीजिए, उसको ठहराव दीजिए। तो इसमें सीधा विकल्प आप देख रहे हैं जी, स्लो डाउन हो गया, है ना, इसका मतलब ही हो गया। और इसी चीज को आप कह सकते हो वेट अ वाइल, थोड़ी देर के लिए रुक जाना, इंतजार कर लेना, है ना। या तो आप इसी चीज को जी कह सकते हो वेट अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए किसी चीज में रुक जाना, थोड़ा इंतजार कर लेना, या उसी चीज को कहा जाता है जी, हम लोग कहते हैं स्लो डाउन, कोई चीज, ठीक। ओके, आगे आप लोग देखते हैं जी तीसरे प्रश्न को, थर्ड क्वेश्चन बिफोर यू, ध्यान दीजिएगा, लाफ लाइक अ ड्रेन। ओके, अब लाफ लाइक अ ड्रेन का मतलब क्या हुआ जी। ओके, कि लाफ हंसना, लाइक अ ड्रेन, ड्रेन में आप समझते ही होंगे नाली होता है। अभी नाली की तरह हंसना जी क्या होता है, लाफ लाइक अ ड्रेन। ओके, जैसे आप एक शब्द सुने होंगे इसी तरीके का जी, हॉर्स लाफ्टर। और हॉर्स लाफ्टर का मतलब क्या हुआ जी, घोड़े की हंसी नहीं होती जी, मतलब ठहाके की हंसी, जोर से हंसना, खुल के हंसना, उसी चीज को जी कहा जा रहा है लाफ लाइक अ ड्रेन का मतलब हो गया लाफ लाउडली, जोर से हंसना, अर्थात खूब हंसना, लाफ अलॉट। ओके, खूब हंसना, खूब जोर से हंसना, ठीक है ना, खुलकर हंसना, उसी को कहा जाता है जी लाफ लाइक अ ड्रेन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लिया जाए ताकि कम समय में आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें जी सिखाई जा सकें। चौथे प्रश्न को बताइए, च्यू द सीनरी का क्या मतलब हुआ। च्यू द सीनरी, अब च्यू का मतलब तो ही जो होता है चबाना। ओके, अब सीनरी, अब आप इससे जी कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, आप इसको फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा जी पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए, यही आपकी समस्या का एक सोल्यूशन है, ठीक है ना। ओके, तो च्यू द सीनरी, अब ये अंग्रेजी की जी शब्दावलियां हैं, आप समझिए, टू अंडर स्टेट, टू एक्ट ओवरली इमोशनली, और टू ब्यूटीफाई, टू मिस मैनेज। ओके, तो इसका मतलब टू एक्ट ओवरली इमोशनल। ओके, च्यू द सीनरी, जब आप किसी सीनरी को चबाने लगते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब कि होता है आप ओवर एक्ट करते हैं। ओवर एक्ट मतलब समझ गए कि नहीं। ओके, क्लियर। ओके, ओवर एक्ट करते हैं जब आप अधिक इमोशनल होने का शो ऑफ करने लगते हैं कि हम बड़े इमोशनल हो गए हैं, हम बड़े भावुक हो गए हैं, है ना। जैसे आप देखते हो, जैसे कोई खिलाड़ी खेल रहा है, अब मान लो कि वो आउट हो गया, तो अब वो क्या करता है, बार बार अपने सिर को पटक रहा है, बार बार अपने बल्ले को पटक रहा है, बार बार अपने बाल को ऐसे कर रहा है, ये दिखा रहा है कि नहीं वो बहुत अपसेट हो गया। तो बहुत लोग क्या करने लगते हैं जी,
ओवर एक्ट करने लगते हैं तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, च्यू द सीनरी। मैंने कहा जो हो गया सो हो गया, डू नॉट च्यू द सीनरी इसका मतलब डू नॉट ओवर एक्ट, इसका मतलब हो गया डोंट ओवर एक्ट, यानी बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनल होने का, बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ का शो मत करिए, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आउट फॉर द काउंट। अब आउट फॉर द काउंट का मतलब होता है ना, थोड़ी देर के लिए अचेत सा हो जाना, थोड़ी देर के लिए अचेत सा हो जाना, अचेत सा, अचेत मतलब जैसे आप बेहोश से हो गए, एकदम डीपली आप सो गए, ठीक है ना, बड़ी गहराई से आप सो गए, अचेत सा हो जाना, थोड़ी देर के लिए अचेत सा हो जाना। ओके, तो इसी चीज को जी कहा जाता है जड़ हो जाना, इसी चीज को आप इनर्ट कह सकते हो, ठीक है ना। ओके, जैसे आप कह सकते हो, और इसी चीज को जी आप जोंक आउट भी कह सकते हो, ठीक, इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप, ठीक है। ओके, आउट फॉर द काउंट, जैसे आप मान लो गिर पड़े और उसके बाद आप कहते हैं 2 4 6 10 सेकंड के लिए लगा कि आप एकदम बेहोश हो गए, यानी कि आप बड़ी गहरी निद्रा में चले गए, उसी चीज को कहा जा रहा है थोड़ी देर के लिए अचेत सा हो जाना, उसी चीज को जड़ हो जाना, इनर्ट हो जाना, आउट फॉर द काउंट, तो उसी चीज को कहा जा रहा है इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप। ओके, टू फुट द विल। अब टू फुट द विल का क्या मतलब हुआ, ओके, समझने की कोशिश करो। टू फुट द विल यानी बिल को जी टू फुट यानी टू फुट द विल, ओके, इसका सीधा मतलब जी क्या हुआ, टू रिवील अ सीक्रेट, टू बी फ्रेंडली, टू होल्ड अ ग्रज, टू मेक पेमेंट, तो इसका मतलब जी टू मेक पेमेंट होता है, यानी टू फेट बिल हो गया, तो इसी चीज को जी पे अप भी कहा जाता है, भुगतान कर देना, ठीक है ना, वही हो गया जी टू मेक पेमेंट, आया हुआ शब्द है, सब जी समझे रहिए, बार बार आप प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, है ना। अगर कोई चीज़ आपके दिमाग से जी सरक जाता है, कोई चीज़ आपके दिमाग से स्लिप हो जाता है, आप भूल जाते हो, तो बस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, अभ्यास और अभ्यास, यही आपकी समस्या का एक समाधान है जो आपकी स्थिति में जी परिवर्तन ला सकता है, हारती हुई बाजी को आपको जिता सकता है, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत रहिए, सिर्फ आप अभ्यास को ही अपनी ताकत बनाइए, ठीक है। स्पिल द बीन्स, बाकी कहने को तो लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, ठीक है ना, जो व्यक्ति सफल हो जाता है बहुत कुछ कह सकता है, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है जी, किसी चीज़ को जुगाड़ से याद कर लेते हैं, जुगाड़ से याद करने की एक सीमा होती है जी, है ना, हर चीज़ पे जितना जुगाड़, जितनी चीज़ को आप लोग जी ट्रिक करोगे, ट्रिक भी तो याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो आप ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में ना रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी के वाक्यों को पढ़िए, उसे समझने की कोशिश करिए, उसके टच में आइए। स्पिल द बीन्स, बीन्स आप देखे होंगे जी, जैसे फली होती है, ठीक है ना, अब स्पिल द बीन्स, किसी फली को जी स्पिल करना, उसको विच्छेद करना, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको देखना उसमें क्या है, जैसे मान लो एक आप देखते होंगे मटर की फली होती है जी, अब जब उसको कीरिए तो देखिए कि उसमें दाना सड़ा है कि दाना सही है, उसमें जो दाने हैं वो सही हैं कि गंदे हैं, सड़े हैं कि दुरुस्त हैं, क्या है, तो जब आप उसको स्पिल करते हो तो दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा, वही चीज कह रहा है स्पिल द विन, तो इसका मतलब क्या हो गया जी, टू गिव अवे अ सीक्रेट, कोई रहस्य खोल देना, कोई रहस्य उजागर कर देना, किसी रहस्य का भंडाफोड़ कर देना, अंग्रेजी में अगर इसी चीज को कहें जी तो एक्सपोज कर देना, और किसी चीज को जी रिवील कर देना, और किसी चीज को जी डाइवल्ज कर देना भी होता है, और किसी चीज को जी लीक भी कर देना, है ना, उजागर कर देना, कोई रहस्य ला देना, क्लियर। ओके, इसके लिए और भी ईडियम्स है, मैं आपको आगे बताता रहूँगा, क्लियर। बताना, आप लोग कमेंट करके बताना वो क्या होता है, जिसका अर्थ होता है कि बैग से बिल्ली को बाहर निकालना, ये भी होता है रहस्य को उजागर करना, ठीक है ना जी। ओके, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। बैक ऑन वंस फीट, है ना, इसका मतलब हो गया पाँव को फिर से जमाना, अब पाँव को फिर से जमाना, पाँव को फिर से जमाना, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो जी, आपका बिजनेस पूरा बेकार गया, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया आपके लिए, अब आप फिर से पूंजी की व्यवस्था करते हो, फिर से कारोबार सेटअप करते हो, और आप फिर से पाँव जमाने की कोशिश कर रहे हो,
यानी फिर से पाँव जमाने की कोशिश कर रहे हो, क्लियर, ओके, और आप फिर से पाँव जमा लिए, तो इसका मतलब क्या होता है, वेल और सक्सेसफुल अगेन, ठीक है ना, ओके। अब आप इस सारी चीज़ों को समझते रहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। नो स्प्रिंग चिकन, ओके, ध्यान देना, नो स्प्रिंग चिकन, देखिए इसका प्रयोग कब किया जाता है कि नो स्प्रिंग चिकन, ओके। अब इसका मतलब होता है, मेरी बात पे ध्यान देना, जैसे कोई व्यक्ति जिसकी युवावस्था खत्म हो चुकी है लेकिन वो अपने आप को अभी भी युवा दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है कि नहीं मैं अब भी युवा हूँ, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे कोई 60 साल का व्यक्ति हो गया है लेकिन वो अपने आप को अभी भी दिखा रहा है कि अभी भी वो 30 और 40 साल का है, अभी भी वो यंग है, अभी भी वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है ना, दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को जी उसी तरह ढालने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहा अब तुम चाहे जितने बन लो, है ना, अब तुम कल के लौंडे नहीं दिखोगे, है ना, कहा जाता है नहीं कहा जाता है कि कल के लौंडे नहीं दिखोगे, कल के लड़के नहीं दिखोगे, ठीक है ना, तुम कल के लड़के नहीं हो। मतलब इसका मतलब होता है नो स्प्रिंग चिकन का मतलब कि जो अब बहुत जवान नहीं रह गया है, जिसकी जवानी खत्म हो चुकी है जी ना। तो इसी चीज को कहा जा रहा है अ पर्सन हु इज नो लॉन्गर यंग, एक व्यक्ति जो अब जवान नहीं रह गया है, यानी जिसकी जवानी खत्म हो चुकी है फिर भी वो जवान जैसे दिखने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी जतन कर रहा है, पूरे प्रयास में है ना, ओके। तो उसी चीज को एजी निंदात्मक तरीके से कहा जाता है कि आप कोई नो स्प्रिंग चिकन, स्प्रिंग चिकन का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग एक मौसम होता है जी, जैसे अपने लोगों के यहाँ बसंत होता है, और चिकन आप जानते ही होंगे जी, ओके, जो चिकन होते हैं मुर्गी के बच्चे, तो मतलब जो अभी तुरंत के पैदा हुए मुर्गी के बच्चे तुम नहीं हो, मतलब कि अब आप जवान नहीं हो, ओके। ऐसे सब इसको समझ के रखिए अपने काम को। हार्ट एंड सॉल, हार्ट एंड सॉल का मतलब क्या हो गया जी, क्विकली, सडनली, कंप्लीटली, तो इसमें जी कंप्लीटली हो गया, है ना, इसी का मतलब जी हो गया विद फुल एनर्जी और विल, पूरे जोश से, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ जब आप कोई काम करते हो, है ना, पूरी तरह से लग जाते हो, तब उसी चीज को कहा जाता है कंप्लीटली, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा प्रिपेयर फॉर एग्जाम हार्ट एंड सॉल, मतलब कि आप पूरे तन मन धन से आप लग जाइए, यानी पूरी तरह लग जाइए हार्ट एंड सॉल, ओके। तो आप जान गए कि पूरी विथ फुल एनर्जी एंड विम, इसी चीज को हार्ट एंड सॉल कहा जाता है, ठीक है ना। अब आज का सेशन जी यहीं पे समाप्त हुआ, ये सब आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप सभी प्रतियोगी साथियों को, विद्यार्थियों को नमस्कार।